अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? रेसिडेंशियल स्टेटस। हमारे इनकम टैक्स में या तो आप रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे, और भी क्या होंगे अभी देखते हैं। बट ये क्यों पढ़ रहे हैं सर? रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे इनकम टैक्स में कोई भी इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड करती है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अच्छा, जितने इंडियन सिटीजन हैं, क्या जरूरी है वो सब रेसिडेंट हो? क्या ये दोनों एक ही बात है? नहीं, अलग अलग बात है। सिटीजन तो आमतौर पे एक कंट्री का होता है, हो सकता है फॉर टैक्स पर्पसेस वो एक से ज्यादा कंट्री का रेसिडेंट बन जाए। हमारे यहाँ के लॉज के हिसाब से भी रेसिडेंट बन गया, किसी और कंट्री के जो अपने लॉ हैं उसके हिसाब से भी वहां रेसिडेंट बन गया। हम लोग अपने इंडिया में जो टैक्स लगाते हैं वो एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से लगाते हैं कि कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे। मान लीजिए कल को आप क्वालिफाई हो करके देश छोड़ के चले गए, बाहर जॉब करने लगे, सैलरी मिलने लगी, अब आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या हमें इस पे इंडिया में टैक्स पे करना है कि नहीं करना है। तो इस बात का जवाब यही मिलेगा कि पहले तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा और उसके बाद ये निकाला जाएगा कि आपके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं। यानी पहले मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस जीवन में एक बार निकालना पड़ता होगा कि हर साल निकालना पड़ता होगा? मतलब मान लीजिए इस बार आपका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला और आप लेट से नॉन रेसिडेंट निकल आए, तो क्या आप जीवन में हर बार नॉन रेसिडेंट होंगे? आंसर इज नो। हो सकता है अगले साल आप रेसिडेंट बन जाएं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज हो सकता है, इसलिए हर प्रीवियस ईयर का निकलता है। जिस भी साल की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर की, जिस फाइनेंशियल ईयर का, उसका हम रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करते हैं। सर किसका निकालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस? जितने आपने पर्सन पढ़े इन सबका सीखेंगे। इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, कंपनी का, फर्म का, बोलो मेरे साथ, तो याद भी होगा तुम लोगों को। आगे बोलो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, लोकल अथॉरिटी का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का, इन सबका सीखना पड़ेगा। सेक्शन 6, मैं आपको सारे सेक्शंस कभी याद करने के लिए नहीं कहूंगा, जो जो जरूरी होंगे वो कहूंगा। अगर ये याद हो जाए कि सेक्शन 6 होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो बहुत बढ़िया। कौन सा सेक्शन होता है? ठीक है। हमारा इंडिविजुअल, मेरी बात सुन लेना, पूरे इनकम टैक्स में जितने भी लोग हैं उसमें जो इंडिविजुअल है और जो एचयूएफ है, ये लोग सिर्फ देख लेना, बाकी सब लिखा है, लिखना नहीं। ये लोग या तो रेसिडेंट होते हैं या नॉन रेसिडेंट होते हैं। और अगर रेसिडेंट होते हैं तो या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं, यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सर क्या कहना चाह रहे हो समझाता हूं। बाकी जो लोग हैं, बाकी मतलब कंपनी हो गई, फर्म हो गई, एओपी, बीवाई, जो भी एसेक्टर एसेक्टर, यानी कौन किसको छोड़ के, एसेक्टर लिख दे रहा हूं, किसको छोड़ के, इंडिविजुअल और एचएफ को छोड़ के, बाकी सब या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। यानी बाकी सब में हम फर्दर क्लासिफाई नहीं करते कि कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल लो या ऑर्डिनरी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हम बाकी सब में ये फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करते, हम केवल इंडिविजुअल और एचएफ में ये क्लासिफाई करते हैं कि वो अगर रेसिडेंट है तो वो रेसिडेंट कौन सा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और अगर नॉन रेसिडेंट है तो बात ही खत्म हो गई, उसके आगे कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल एचईएफ को छोड़ करके रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होता है, बाकी और कोई नहीं होता। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल का पढ़ेंगे। अच्छा सर, इंडिविजुअल में पहले क्या पढ़ाएंगे? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पहले क्या पढ़ाएं? पहले यह पढ़ाया जाएगा कि कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है। और अगर रेसिडेंट है तो फिर उसके आगे पढ़ाया जाएगा कि अगर रेसिडेंट है तो चेक करना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब इतना पहले पढ़ते हैं जरा, फिर और समझाएंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी
is to be determined in respect of each previous year. हर साल के लिए निकालना पड़ता है क्योंकि चेंज हो सकता है as it may vary from previous year to previous year. हर previous year में चेंज हो सकता है. तो सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस किसका? इंडिविजुअल का. अभी सिर्फ किसका पढ़ना है? चेप का नहीं पढ़ना है. किसका पढ़ना है? केवल इंडिविजुअल का. तो इंडिविजुअल के बारे में क्या लिखा है? एन इंडिविजुअल मे बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दैट इज एनी वन ऑफ दी अबव थ्री. यानी किसी एक प्रीवियस ईयर में या तो वो ओआर होगा, प्यार से ओआर बोल लें इसको. ओआर बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे? आप लिख के आइएगा एग्जाम में तो फिर फुल फॉर्म लिख के आइएगा ना. और या फिर वो एनओआर होगा या वो एनआर होगा. एनआर क्या? नॉन रेसिडेंट. तो यही बात लिखी हुई है. इंडिविजुअल सबसे पहले चेक होता है कि वो रेसिडेंट है कि वो नॉन रेसिडेंट है. अगर रेसिडेंट है तो या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा. तो सबसे पहले सर क्या पढ़ाने वाले हो? पहले मैं पढ़ाने वाला हूं कि भाई रेसिडेंट कब बनता है, या यूं कहूं तो नॉन रेसिडेंट कब बनता है, यानी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट. फिर उसके बाद ओआर एनओआर की बात होगी. सबसे पहले क्या सीखेंगे कि वो रेसिडेंट कैसे बनेगा. अगर दो बेसिक कंडीशंस में वो कोई भी एक भी अगर सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको रेसिडेंट बोलते हैं. मैं फिर से दोहरा रहा हूं. दो बेसिक कंडीशन उससे पूछेंगे. कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2. कोई भी एक भी पूरी कर देगा तो रेसिडेंट. दोनों पूरी कर देगा सर तो भी रेसिडेंट. दोनों नहीं पूरी करेगा तो नॉन रेसिडेंट की बात आएगी. दो कंडीशन है, दो में से कोई एक भी आप पूरी कर देते हैं तो आप बन जाएंगे रेसिडेंट. पहली कंडीशन है कि जिस साल के लिए आप निकाल रहे हैं कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, उस साल कम से कम 182 डेज वो इंडिया में हो. क्या सर? मतलब मान लो आपसे बोला गया कि सर मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 24-25 में 24-25 में रेसिडेंट है कि नहीं बता दीजिए. तो हम करेंगे क्या? हम ये चेक करेंगे कि मिस्टर एक्स इस साल 24-25 मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 में इस दौरान कितने दिन इंडिया में रहे. कितने दिन इंडिया में रहे. अगर वो इंडिया में रहे हैं 182 डेज या उससे ज्यादा, एटलीस्ट 182 डेज का मतलब सोचते हैं 182 डेज और मोर, तो हम उनको रेसिडेंट बोलेंगे. पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी. नहीं पूरी होती तब दूसरे में जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई एक पूरी हो जाए. अगर पहली पूरी हो जाती है तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती ना भाई. हमें तो एक ही पूरी हो जाएगी, रेसिडेंट बन जाएंगे. पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है. एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इफ ही फुलफिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन. कोई भी एक भी पूरी कर देगा तो वो बन जाएगा रेसिडेंट. पहली, ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 182 डेज. यानी जिस प्रीवियस ईयर का आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं उस साल कम से कम 182 डेज वो इंडिया में होना चाहिए. क्या 182 डेज को मैं 6 महीने 2 दिन बोल लूं? 6 महीने 2 दिन बोल सकता हूं. कैसे? 6 महीने का मतलब 180 दिन और 2 दिन और. कैसा बोल सकते हैं? नहीं 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 लिखना. नहीं नहीं बोल सकते. 182 डेज को हम 182 डेज ही बोलेंगे, महीनों में कन्वर्ट नहीं करते. क्योंकि महीने तो कोई 30 का भी हो सकता है, कोई 31 का भी हो सकता है, कोई 28 का भी हो सकता है, कोई 29 का भी हो सकता है. इतनी भी आती है. कोई 28 का भी आ सकता है, कोई 29 का भी हो सकता है. 29 का फेब्रुवरी लीप ईयर 4 साल में एक बार. तो हम इसको मंथ में नहीं कन्वर्ट कर रहे, हम डेज में ही दे रहे हैं. तो आप 182 डेज या उससे ज्यादा अगर इंडिया में हैं जिस साल की आप बात कर रहे हैं तो आप हैं हमारे लिए रेसिडेंट. और अगर आप 182 डेज से ज्यादा नहीं है, मतलब 182 डेज से कम है, ना 182 है ना उससे ज्यादा, उससे कम है, लेट्स से 181 180 है ना 70 कुछ भी, तो हम दूसरी पे चलते हैं. दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है? दोनों के बीच में हमने और क्यों लगा रखा है, एंड क्यों नहीं लगाया? कोई भी एक भी पूरी हो जाएगी तो आप रेसिडेंट हैं. दूसरी कंडीशन बहुत ध्यान से, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 60 डेज. लिव, अभी तो ऊपर बात कर रहे थे कि कम से कम कितने दिन हो, 182. अब गिर के आए भी तो कहां पे गिर के आ गए कि कम से कम 60 डेज तो होने चाहिए. एंड अभी दूसरी पूरी नहीं हुई. एंड साथ में फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. अरे ये क्या लिखा है? फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर.
जिस प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज हो, और उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 प्रीवियस ईयर, पिछले लगातार 4 प्रीवियस ईयर में टोटल कम से कम 365 दिन, 365 डेज वो इंडिया में हो। जैसे मैं आपको लिख के समझाऊं, मान लो मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर 24-25 की। हमने पूछा मिस्टर एक्स से कि प्रीवियस ईयर 24-25 में तुम कितने दिन इंडिया में थे, केस 1। वो हमसे कह रहे हैं सर हम इस समय 200 दिन इंडिया में थे, 200 डेज। बताओ पिछले 4 साल का डेटा उससे पूछूं कि ना पूछूं? क्यों नहीं पूछूं? पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो गई है, रेसिडेंट बन गया है। अभी ये नहीं पता कि ओआर बना है एनओआर बना है, पर रेसिडेंट बन गया। केस 2, उसने हमसे कहा सर हम ना 59 डेज इंडिया में थे। पिछले 4 साल का डेटा पूछूं ना पूछूं? पहली तो पूरी हुई नहीं, दूसरे के लिए पूछूं यस और नो? नहीं। क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि दूसरी में एक कंडीशन तो ये है कि कम से कम 60 तो होने ही चाहिए सर। आप 60 ही नहीं है तो पिछले 4 साल कम करें क्या? जिस साल की बात करें उस साल कम से कम 60 डेज होने चाहिए और पिछले 4 साल में 365 डेज आप होने चाहिए। तो आप 59 है या उससे कम है, अगर 60 से कम है मतलब, तो आप क्या बन गए? नॉन रेसिडेंट बन गए। तीसरा केस, उसने कहा सर हम ना 60 डेज के लिए थे, 60 या उससे कोई भी ज्यादा फिगर बताइए, 182 डेज से कम, 60 से लेके 181 कुछ भी बताया उसने। अब भाई वो रेसिडेंट है कि नहीं इसके लिए कैसे चेक करें? हम उससे कहेंगे कि भाई तुम अपने पिछले 4 साल का डेटा बताओ। कह रहा पिछला 4 साल मतलब? हमने कहा हम तुमसे पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर 24-25 का निकाल रहे हैं। हम रेसिडेंशियल स्टेटस, मेरी बात को पकड़िएगा ध्यान से सुनिएगा, हम रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर 24-25 का निकाल रहे हैं। तो हम प्रीवियस ईयर 24-25 में तो चेक कर लिया कि 60 डेज तुम हो, उसको छोड़ के पिछले 4 साल, पिछले 4 साल सर लिख के एक बार बताओ ना कौन कौन से? 24-25 से पीछे चलो तो प्रीवियस ईयर 23-24 और 4 जाने 22-23, 21-22 और 20-21। कोई भी पीछे के 4 साल के पीछे लगातार 4 साल, लगातार 4 साल। हमने कहा ये बताओ तुम प्रीवियस ईयर 23-24 में कितने दिन इंडिया में थे? कह रहा सर 10 दिन। हमने कहा अच्छा। हमने कहा यहाँ? कह रहा सर 100 दिन। हमने कहा अच्छा। हमने कहा इस साल कितने दिन इंडिया में थे? कह रहा 200 दिन। हमने कहा अच्छा। हमने कहा इस साल कितने दिन इंडिया में थे? कह रहा 100 दिन। अब क्या करें? इसका टोटल करेंगे इन 4 सालों का, 410। हमें तो केवल 365 चाहिए था, उससे ज्यादा ही मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। 60 डेज यहां होने चाहिए कम से कम, वो हैं, और यहां 365 डेज होना चाहिए था, वो भी हैं। तो आप प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए क्या बन गए? रेसिडेंट। निकाल रहे हैं 24-25 का, पीछे का नहीं निकाल रहे हैं। पीछे का तो सिर्फ इसलिए उठाया कि ये चक्कर पे 24-25 में आप रेसिडेंट हैं कि नहीं है। दूसरा केस, मान लीजिए वो कहता है सर हम यहां पे इंडिया में थे ही नहीं सर, 0 दिन, इस साल नहीं थे सर, तो टोटल जाहिर सी बात है 410 नहीं होगा, 210 होगा। बोलो नॉन रेसिडेंट, आर यू श्योर? सर ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 365 डेज नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, पहली बेसिक कंडीशन, इस कंडीशन को हम जानबूझ के बेसिक कंडीशन बोल रहे हैं। आप भी बोलिए क्यों बोल रहे हैं, भी आगे आएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे कुछ और कंडीशन आएंगी उनको हम एडिशनल कंडीशन बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये कौन सी है? बेसिक कंडीशन। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है? ही मस्ट बी इन इंडिया। केवल 182 डेज बोलेंगे, पूरा बोल रहे हैं, लिखेंगे तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज। दूसरी, अगर और अच्छे से बोलते तो ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 182 डेज। दूसरी क्या है? he must be in India during the previous year for at least 60 days and 365 days during 4 previous year immediately preceding the previous year। preceding मतलब उससे पहले, succeeding होता तो उसके बाद होते, preceding मतलब उससे पहले। तो अगर आप इन दोनों में कोई भी एक पूरी कर देते हैं तो आप रेसिडेंट हैं, दोनों पूरी कर देते हैं तो भी रेसिडेंट हैं, दोनों नहीं पूरी करते नॉन रेसिडेंट अभी के लिए कह सकते हैं। ठीक है जी सर, इतनी बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है कि अगर हम 182 डेज हो या फिर हम पिछले जिस साल की बात करें उस साल 60 और पिछले 4 साल में 365 डेज हो। यहां तक कुछ समझना है आपको? कुछ पूछना है आपको?
बात समझ में आ गई? दोनों याद हो गई? इजी है कि टफ है? बहुत इजी है। ये रेसिडेंशियल स्टेटस मान के चलो बहुत इजी है, और हर बार रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आता है। अभी तक के जितने एग्जाम हुए सब में आता है और आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन पूछता है तो बड़ा इजी होता है। अगर हमें प्रोविजन आते हैं तो हम उसको सही से लगा करके कर सकते हैं। भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। चलें आगे। वैसे तो दो कंडीशन है, दो बेसिक कंडीशन है, पहली और दूसरी, दोनों में कोई भी पूरी हो जाए तो आप रेसिडेंट हैं, नहीं तो नॉन रेसिडेंट हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे केवल हम कंडीशन नंबर 1 पूछते हैं और उसी के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि वो रेसिडेंट है कि वो नॉन रेसिडेंट है। इन अदर वर्ड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम बेसिक कंडीशन 2 नहीं चेक करते, नहीं पूछते। हम केवल कौन सी पूछते हैं? बेसिक कंडीशन 1 अगर पूरी कर दी तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। सेकंड पूछते ही नहीं। फिर ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी एक्सेप्शन है? पढ़ते हैं जरा। 2 एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन 2, यानी टू whom we don't ask basic condition 2। मतलब समझ में आ गया इसका? चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिखना हो तो लिख लो कि ये जो दो एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, इन लोगों से केवल बेसिक कंडीशन 1 पूछी जाती है, उसी के बेसिस पे तय किया जाता है कि वो रेसिडेंट है कि वो नॉन रेसिडेंट है। बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछी जाती। ये जो दो एक्सेप्शन आपको पढ़ाऊंगा, इन लोगों से बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछी जाती। इन लोग से केवल बेसिक कंडीशन पहली वाली पूछी जाती है। ऐसे कौन से दो लोग हैं? पहला, पहली एक्सेप्शन, एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन समझते हैं? भारतीय नागरिक। हु लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट मतलब आया कि गया? गया, छोड़ के गया। एन इंडियन सिटीजन हु लेफ्ट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर क्यों गया? फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए। इंडिया छोड़ के बाहर गया जॉब के सिलसिले में, जॉब के लिए। या फिर और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। क्रू मेंबर मतलब जो लोग शिप में काम करते हैं, शिप का स्टाफ जो है। इंडियन शिप मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, इंडिया की शिप हो। कह रहे हैं सर अगर आप इंडियन सिटीजन है, बहुत ध्यान से सुनना, और आप इंडिया छोड़ के गए, काहे के लिए? या तो जॉब के लिए या एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, इन दोनों में कोई भी एक बात पूरी हो जाए, ऐसे केस में हम केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 आपसे पूछेंगे, 2 नहीं पूछेंगे। मान लीजिए एग्जाम में आपसे कहता है कि एक मिस्टर स्टीव हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के गए हैं जॉब के लिए। मिस्टर स्टीव ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इंडिया छोड़ के गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ जॉब। बेसिक कंडीशन 1 आपने चेक करी, पूरी नहीं हुई। मान लेता हूं बेसिक कंडीशन 1 आपने चेक करी, पूरी नहीं हुई। क्या उनसे आप बेसिक कंडीशन 2 पूछ लोगे? क्या बेसिक कंडीशन 2 उनसे पूछोगे? यस और नो? क्यों पूछोगे? हाँ, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, हम केवल उनसे नहीं पूछेंगे जो पूरी बात पूरी करे। पूरी बात यह है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंडिया छोड़ के गए होने चाहिए, और काहे के लिए? या तो जॉब के लिए या एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो नहीं पूछेंगे। अब फॉरेन सिटीजन है, ऐसे में एक्सेप्शन पहली वाली नहीं आती। समझ में आ गई बात आपको? दूसरी एक्सेप्शन, एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या तो आप इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन ओरिजिन मतलब जिनके कोई रूट्स नहीं, मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, और डिटेल में समझा देता हूँ। इंडियन ओरिजिन का हम लोग इनकम टैक्स में उसको बोलते हैं जो या तो खुद या उसके मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी, इनमें से किसी का भी अगर जन्म, बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुई है तो वो बंदा इंडियन ओरिजिन का कहलाता है। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पार्टीशन से पहले, है ना? तो अगर आपका खुद या आपके मम्मी पापा में से किसी का, या दोनों का, कोई एक भी चल जाएगा तो आप इंडियन ओरिजिन। आप या मम्मी पापा या फिर दादा दादी या नाना नानी का जन्म अगर इंडियन मतलब इंडिया में हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में, तो आप हैं इंडियन ओरिजिन के। ये बात भी मैंने लिख रखी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखी है नोट में। इंडियन ओरिजिन का कौन होता है, पहले यही पढ़ा दूं। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही हिमसेल्फ और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में लिखा है पैटर्नल भी, पैटर्नल मतलब पापा की तरफ वाले भी, और मैटरनल भी। पापा की तरफ कौन हो गए? दादा दादी, और मैटरनल कौन हो गए? आपके नाना नानी, दोनों, है ना, मतलब कुछ भी हो। वॉज बॉर्न इन
अनडिवाइडेड इंडिया, यानी वो बंदा इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा जो हिमसेल्फ या तो खुद या उसके मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी इनमें से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है तो आप इंडियन ओरिजिन के हैं। एक्सेप्शन 2 में दोबारा चलते हैं। आप कौन होने चाहिए? या तो आप इंडियन सिटीजन हो या आप इंडियन ओरिजिन के हो। हु केम इनटू इंडिया, आया है कि गया है? आया। ऊपर वाले में जा रहा था, पहली एक्सेप्शन में जा रहा था, यहाँ पे आ रहा है। काहे आया है भैया? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन अ विजिट। लेट्स से सपोज करो कोई इंडियन सिटीजन है और वो जॉब वगैरह के लिए बाहर शिफ्ट हो गया, बाहर ही उसने शादी आदि कर ली, बच्चे हो गए, और कुछ साल बाद उससे बच्चों से कहता है कि आओ तुमको इंडिया ले चलते हैं, तुमको मोती झील घुमा के लाते हैं, कानपुर में जेके टेम्पल घुमा के लाते हैं। इंडिया आया है विजिट पे। अगर वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है, ऐसे केस में इंडिया आप आए हैं विजिट पे, हम आपसे बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछेंगे, बेसिक कंडीशन 1 पूछेंगे, 2 नहीं पूछेंगे। किससे नहीं पूछते? ये दोनों एक्सेप्शन आपको याद करने। पहली, अच्छा पहली एक्सेप्शन में इंडियन ओरिजिन का नहीं लिखा है, केवल इंडियन सिटीजन लिखा, और दूसरे में इंडियन सिटीजन भी लिखा है, इंडियन ओरिजिन का भी लिखा है। ठीक है, तो पहली एक्सेप्शन है आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया छोड़ के गए हैं जॉब के लिए या एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। दूसरी है आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं, या दोनों ही। तो आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया आए हैं विजिट पे, घूमने के लिए, ऐसे में भी हम बेसिक कंडीशन 2 आपसे नहीं पूछेंगे, केवल बेसिक कंडीशन 1 हम आपसे पूछेंगे। आप लोग का क्या मन है, रेसिडेंट बनने का कि नॉन रेसिडेंट बनने का है? चेंज होता रहे, मतलब बाहर सेटल होने का मन है। वैसे गर्व किस बात पे होगा आपको? देश में रहते हैं, काम आएगी बाहर, ऐसा नहीं कि बाहर चले जाएंगे तो सीएस की डिग्री काम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, बाहर की जगह पे भी आपकी काम आएगी। आप लोग वैसे अंदर से गर्व किस चीज पे होता है, रेसिडेंट होने पे कि नॉन रेसिडेंट होने पे? रेसिडेंट होने। भारतीय नागरिक हैं, भारत के रेसिडेंट भी हैं। जब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा दूंगा तब आपको बताऊंगा कि अगर आप रेसिडेंट बन गए और ऊपर से अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए, रेसिडेंशियल स्टेटस में भी रेसिडेंट बनने के बाद इंडिविजुअल एचएफ को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में। तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप कुल्हाड़ी पे कूद गए। हमारे यहाँ जो ओआर बनता है ना, आपको पढ़ाऊंगा भी, उसके हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल होती है। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से इनकम टैक्सेबल होंगी, कौन सी होती है, कब होती है, सब पढ़ेंगे। बट अभी आपके दिमाग में डाल दें ताकि आप उस तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस को समझें। हर एक व्यक्ति चाहता है टैक्स के पर्पज से कि हम किसी तरीके से नॉन रेसिडेंट बन जाए। नॉन रेसिडेंट बनेंगे तो इंडिया में कम इनकम टैक्सेबल होंगी, और रेसिडेंट बन गए तो ज्यादा इनकम टैक्सेबल होंगी। कौन सी कम ज्यादा वो सब समझेंगे, कैटेगरी सारी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे उसके भी। बट अभी इसलिए समझा रहा हूं आप उस नजरिए से पढ़े। मतलब ये जो 2 एक्सेप्शन हैं जिनसे बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछते, ये इनके फेवर में है कि इनके अगेंस्ट में है? इनके फेवर में है। इनके रेसिडेंट बनने के चांस थोड़े कम हो गए, क्योंकि बेसिक कंडीशन 2 हम आपसे सर नहीं पूछते, हम केवल 1 के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पक्का क्लियर है ये बात ना? तो पहली एक्सेप्शन, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं जॉब के लिए, या इंडियन सिटीजन है इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, हम आपसे बेसिक कंडीशन 1 पूछेंगे, 2 नहीं पूछेंगे सर आपसे। थोड़ी रियायत आपको देंगे, एक तो जॉब के लिए आप जा रहे हैं बाहर, है ना, जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमारे यहाँ जॉब नहीं मिली या कुछ ऐसा हुआ जो भी। दूसरा, अगर आप इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया आए हैं काहे के लिए, विजिट पे, तो आपने हमारे देश को इतना काबिल समझा, आप मोती झील घूमने आ रहे हैं,
आप आइए सर, हम आपसे बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूछने वाले। यहां तक आपके दिमाग में चली गई बातें, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूं सर कि अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट बन गया, कोई इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट बन गया तो बात वहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट बनने के बाद हम उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट बनता तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप रेसिडेंट हैं तो या तो आप ओआर होंगे या एनओआर। जैसे इसी तरीके से अगर मान लें, कई बार ऐसा होता होगा कि आप अपने रूम में हैं, मम्मी पापा आए, या तो आप पढ़ते मिलेंगे या तो पढ़ते नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो मारते हैं, तो मारते तो मम्मी पापा देखा बातें सुननी पड़ती है। हम लोग मारते, हम लोग के समय तो मारते थे, उड़ती हुई चप्पल आ जाती थी। हाँ, वो कपड़े धोने वाली वो थी, क्या बोलते हैं, मुगरी, है ना। अब क्या है, अब तो वॉशिंग मशीन है सबके यहाँ, जैसे नहीं पीट पीट करके, वो भी कभी उड़ती हुई आ जाती थी, पता नहीं चलता था कहाँ से आई है। तो खैर, अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़ रहे तो आप कह रहे बातें सुनने को मिलेंगी। और ऐसा भी तो होता है कि कई बार पढ़ रहे हैं तो भी घर वाले पूछते हैं ना कि आज सूरज कहाँ से निकले, वो आपकी हरकतें समझते हैं, वो आके भी झांक के देखते हैं, ऐसा तो नहीं बुक के बीच में मैगजीन रख करके। दैट मीन्स अगर आप रेसिडेंट बने हैं, हम ये चेक करते हैं कि आप आमतौर पे रेसिडेंट रहते हैं कि इस बार कहीं गलती से तो रेसिडेंट नहीं बन गए। आमतौर पे रहते हैं तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके हिसाब से भी इनकम चेंज हो जाती है। इनकम मतलब टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया। ओआर के हाथ में ज्यादा इनकम टैक्सेबल होती है एज कंपेयर टू एनओआर। सबसे ज्यादा इनकम ओआर के हाथ में टैक्सेबल होती है, उससे कम एनओआर, उससे कम एनआर के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और कौन होता है नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा, पहले तो बेसिक कंडीशन जो आपने पढ़ी, आप अपने ऊपर अगर लगाए तो आप लोग पूरी करते हैं बेसिक कंडीशन, पहली की दूसरी? दोनों। सर बच्चे कह रहे हैं कभी बाहर नहीं गए हैं, दोनों पूरी करते हैं, यानी रेसिडेंट तो बन गए। अब आपको ये समझना है कि आप ओआर है कि एनओआर है। आपने ओआर एनओआर भी पढ़ा नहीं, कर गैस करो तो क्या बनोगे? ओआर ही बनेंगे। गए नहीं इंडिया के बाहर, आप कभी नहीं? ठीक है, अच्छी बात है, इंडिया इतना खूबसूरत है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। ओआर कौन होता है, ध्यान से सुनना। अगर कोई इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है, कोई इंडिविजुअल जो रेसिडेंट बनने के बाद ही हम चेक करेंगे ओआर है कि एनओआर है। नॉन रेसिडेंट बनने के बाद तो हमारा कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई रेसिडेंट है हम चेक करेंगे दो एडिशनल कंडीशन। कितनी? दो। बेसिक नहीं बोल रहा हूं, दूसरी कंडीशन भी पढ़ाता हूं। दो एडिशनल कंडीशन। अगर दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन वो पूरी कर दे, दोनों, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर दोनों पूरी कर देगा तो ओआर है, और अगर नहीं पूरी करता दोनों, या एक पूरी करता है एक नहीं पूरी करता, तो वो एनओआर है। रेसिडेंट तो है, रेसिडेंट तो है, लेकिन अगर एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी कर देगा तो कौन सा रेसिडेंट है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और अगर दोनों नहीं पूरी करता तो रेसिडेंट तो अभी भी है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहां तक पहुंचेंगे कब? जब बेसिक कंडीशन कोई एक पूरी हो गई होगी, रेसिडेंट होगा, तभी यहां तक पहुंचेंगे, नहीं तो यहां पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सर क्या लिखी है? दो एडिशनल कंडीशन, पढ़िएगा। ओआर कौन होता है? ओआर वो है जो दोनों कंडीशन पूरी करे। पहली एडिशनल कंडीशन, ही मस्ट बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरी भी पढ़ लो, फिर समझा देता हूं एक साथ। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। क्या मतलब हुआ? इधर देखिए, सपोज करिए आपने प्रीवियस ईयर, बहुत ध्यान से देखना, इस पे फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगी। प्रीवियस ईयर 24-25 का किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया। कैसे चेक किया? एडिशनल कंडीशन से कि बेसिक कंडीशन से? पहले बेसिक कंडीशन से। रेसिडेंशियल स्टेटस जब आपने शुरू किया तो पहले क्या चेक किया? बेसिक कंडीशन। मान लीजिए इसने बेसिक कंडीशंस पूरी कर दी, मे बी 1 मे बी 2 मे बी दोनों, यानी ये बन गया रेसिडेंट। अब आप चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन 1 और एडिशनल कंडीशन 2। अगर ये दोनों की दोनों पूरी कर देगा तो ये बन जाएगा क्या? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन है क्या, एक एक करके समझाता हूं। पहले मैं आपको समझाता हूं एडिशनल कंडीशन 2। जिस साल का आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं
उसको छोड़ के पीछे के 7 साल उससे पूछो कि टोटल इंडिया में कितने दिन रहे हो। सर मतलब प्रीवियस ईयर 24 25 का अगर निकाल रहे हो तो इसको छोड़ के पीछे 7 साल जरा बताना, हम लिख दे रहे हैं 23 24 और बोलो 22 23 21 22 और लिखेंगे, रुक जाएं 7 साल गिनते रहे ना, जहां रोकना हो बता देना हमको, रुक जाएं। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इन 7 सालों में वो कितने कितने दिन इंडिया में रहा है हम उसका टोटल करेंगे। मान लो लेट से वो कहता है हर साल हम सर 100 दिन इंडिया में, 100 100 100 100 हर साल 100 दिन के लिए आते थे इंडिया, टोटल कितना हुआ 700। अगर ये टोटल 730 या उससे ज्यादा है, 730 दिन, याद कैसे रखेंगे 730 को, 365 का दुगना होता है, लिख के नहीं आएंगे, ये आपको सिर्फ याद कराने का है। लॉ आपको कोई लॉजिक नहीं बताता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लॉ तो कहते हैं 730 365 का दुगना, अगर हर दिन 100 के लिए आए तो 700 ही दिन हुए, 730 तो हुए नहीं, यानी एडिशनल कंडीशन 2 पूरी नहीं हुई। एडिशनल कंडीशन 2 पूरी 1 पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं एडिशनल कंडीशन 1 पूछे? दोनों पूरी होंगी तो आर बनेगा, तो पूरी नहीं हुई, क्या बन गया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट तो नहीं बोल रहे हो ना, नॉट। जब भी क्वेश्चन में लगाना ना तो क्वेश्चन में पहले एडिशनल कंडीशन 2 चेक कर लेना। चेक तो दोनों करनी पड़ती हैं, लेकिन एडिशनल कंडीशन 2 कंपैरेटिवली इजी होता है चेक करना 1 के मुकाबले में। मैं क्यों बोल रहा हूं 2 चेक कर लेना, क्योंकि अगर 2 पूरी नहीं हुई तो 1 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अगर 2 पूरी हो गई तो 1 भी चेक करनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए इसका टोटल 730 दिन या उससे ज्यादा होता, 730 डेज या उससे ज्यादा, तो एडिशनल कंडीशन 2 पूरी हो जाती। और अगर एडिशनल कंडीशन 2 पूरी हो जाती तो हम उसको क्या बोल देते, ओआर की एनओआर। अभी कुछ नहीं बोलते, पहले हम क्या चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन 1। और 1 क्या है सुनो, 1 कहती है कि सर जिस साल का आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो उस साल को छोड़ के पीछे 10 साल जाओ, जैसे 7 गए ऐसे 7 ना जाके कितने साल जाओ 10, और पीछे 10 साल में क्या तुम किसी भी 2 साल में रेसिडेंट थे? पीछे 10 साल में क्या तुम किसी भी 2 साल में कम से कम रेसिडेंट थे? अगर आंसर आता है यस तो हाँ एडिशनल कंडीशन 1 भी पूरी हो गई, और 1 भी पूरी हो गई 2 भी पूरी हो गई, तो तुम ओआर बन गए। मैं लिख के बताता हूं इसको भी, एडिशनल कंडीशन 1 में पीछे के 10 साल जाएंगे, कितने साल जाएंगे पीछे 10। तो अगर मैं इसी को यूज कर लेता हूं जो मैंने लिखा है, इस एडिशनल कंडीशन 1 बना लेता हूं। 1 कैसे समझाऊं आपको, 1 ये रहा और 10 साल लिखे थे, 7 तो लिखे ही थे, 3 और लिख लेते हैं ना एडिशनल कंडीशन 1 के लिए, 3 साल और लिखवा दो बेटा जरा। प्रीवियस ईयर 17 18 के नीचे और चलो, 16 17 15 16 और 14 15। ये जो 10 साल हैं, हम इन 10 सालों में उससे पूछेंगे तुम रेसिडेंट थे कि नॉन रेसिडेंट थे। मतलब मान लो उसने कहा था 23 24 में हम रेसिडेंट थे, 22 23 में हम रेसिडेंट थे, हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो उसने कहा सर यहाँ पे भी नॉन रेसिडेंट थे, ये भी नॉन रेसिडेंट थे, नॉन रेसिडेंट थे, सर रेसिडेंट थे, नॉन रेसिडेंट थे, नॉन रेसिडेंट थे, रेसिडेंट थे, नॉन रेसिडेंट थे, बोलो हुआ, पूरी हुई, हो गई, हो गई, एडिशनल कंडीशन 1 पूरी हो गई। आगे आपको चेक करना हो तो करिए, ना करना हो तो ना करिए। मतलब 10 सालों में किसी भी 2 साल कम से कम आप रेसिडेंट हो, और पिछले 7 सालों में टोटल कम से कम 730 डेज इंडिया में हो। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन आप पूरी करेंगे तो आप ओआर है, नहीं तो आप एनओआर हैं। अब आप लोग अपने ऊपर लगा के सोचिए, पिछले 10 सालों में सोचो, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना आता है, क्या आप 2 साल कम से कम रेसिडेंट थे? हर साल पीछे पीछे के सालों में कैसे चेक होगा, वही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। जब मान लो आपको 23 24 में चेक करना है कि रेसिडेंट था कि नहीं था, तो आप क्या देखोगे 182 डेज वाली कंडीशन पूरी हो, या 60 साल और पिछले 4 सालों में 365 पूरी हो रही है आपके लिए। तो पिछले 10 सालों में आप कितने साल रेसिडेंट थे? पूरे 10 साल। और पिछले 7 सालों में क्या 730 डेज इंडिया में थे? इससे बहुत ज्यादा थे, कभी गए नहीं आप, करो बात, आप बन गए ओआर।
तो अगर दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी होंगी तो ही ओ आर है, नहीं तो एन ओ आर है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं तो एक काम करते हैं, तो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। कहाँ गया मेरे क्वेश्चंस? ये रहे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आंसर नहीं देखना है। मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9th दिसंबर 2022। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा? 9 दिसंबर 2022 को इंडिया आए कि गए हैं? गए, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही केम टू इंडिया वंस, एक बार आए, ऑन 27th में, 27 मई को इंडिया आए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, फॉर ए पीरियड ऑफ 59 डेज। कितने टाइम के लिए आए हैं? 59 डेज। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। आंसर नहीं पढ़ना प्लीज, अपना दिमाग लगाना। आंसर पढ़ोगे तो फिर दिमाग नहीं चलेगा। तो बेसिक कंडीशन सबसे पहले चेक होंगी। आप चाहो तो नोट्स वाली बेसिक कंडीशन एक बार पढ़ सकते हो। पहली बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? 182 डेज कम से कम इंडिया में होना चाहिए। अच्छा, कौन से साल के लिए निकालना है, डिटरमाइन करना है, ये चेक कर लेना कौन से साल के लिए। रेसिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 25-26, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25, और प्रीवियस ईयर 24-25 में वो 59 डेज इंडिया के लिए। और कुछ लोग लिख के निकाल रहे हैं, आराम से कर लो फिर हमको बताना। आंसर तो नहीं पढ़ रहे हो? जो जो बच्चों को पास होना है वो आंसर नहीं पढ़ेंगे, बाकी जिनको नहीं होना वो पढ़ सकते हैं। बहुत गंभीर तरीके से बच्चे जुटे हुए हैं, करके बताएंगे कुछ ना कुछ। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है वैसे ही दिमाग कहता है भाई अब हो गया। तो एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे। एक दोस्त को दूसरे दोस्त ने बोला, अरे तुम्हारा कान कौवा ले गया। और उसने क्या किया पता है? वो कौवे के पीछे भागने लगा। 2-4-5 घंटे भागता रहा, रो के वापिस आया, कौवा मिला ही नहीं, उड़ गया। उसने पता है क्या नहीं किया? हाँ हाँ, तो जब 59 डेज वो है, तो आप कहाँ पहुंचे? एक्सेप्शन है नहीं, कहाँ कंडीशन पूरी हो रही, कहाँ कर क्या रहे हो कॉपी में, ये नहीं समझ आ रहा। पहली बेसिक कंडीशन, पहली बेसिक कंडीशन पूरी हुई नहीं, दूसरी पूरी हुई नहीं, दूसरी में कम से कम 60 डेज तो चाहिए ना। करने क्या, क्या लिखने क्या लग गए थे? नहीं है ना, क्या है ये? नॉन एडिशनल पूरी चेक करोगे, एक्सेप्शन देखो, अरे हो गया। ठीक है, बेसिक कंडीशन 1 भी पूरी नहीं हुई, 2 भी। अच्छा, अगर 2 पूरी होती, अगर मान लो 2 होती, लेट्स से, अभी तो पहले इसका आंसर पढ़ाऊं फिर मैं इसमें चेंज करता हूं। Since X comes to India only for 59 days in the previous year 24-25, he does not satisfy any of the basic condition, is therefore non-resident in India for the assessment year 25-26। आंसर समझ गए? अच्छा, अगर मान लो इसी में ही, आप चेंज मत करना, ये तो नॉन रेसिडेंट है, मैं बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहा हूं आपके साथ। आपसे अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा करके पूछता हूं तो कई बार मैं अपने आप को भी कोसता हूं, क्या जरूरत थी विक्की ऐसा करने की। तो खैर मैं ले लेता हूं, लेकिन मन मानता नहीं है। तो ये मान लो अगर ये 59, आप नहीं काटना पीटना, अगर ये 59 की जगह अगर ये 60 होता, तो आपका डेटा, आपको कुछ और चाहिए तो मांग सकते हैं हमसे डेटा, या आपका कुछ और आंसर होता। पहली बेसिक कंडीशन पूरी हुई
नहीं। अच्छा पहले ये चेक करो, दूसरी पूछेंगे इससे, दूसरी इससे पूछेंगे, आप मना कर रहे हैं नहीं पूछेंगे। और बाकी आप समझ गए, ये चेक करना है कि वो दो एक्सेप्शंस में तो नहीं आ रहा। चाहो तो एक्सेप्शन पढ़ के आराम से चेक करो, टेक योर ओन टाइम, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, इसमें आप टाइम ले सकते हैं। वो 59 में तो जरूरत नहीं थी टाइम की, लेकिन इसमें आप ले सकते हैं। पूछेंगे एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा है ये, बेसिक कंडीशन 2 पूछोगे पक्का, एक्सेप्शन में आ रहा है, आप कहती नहीं पूछेंगे। हाँ क्यों लग रहा है ऐसा, हो सकता है आप सही हो। इंडिया छोड़ के गया है, हाँ वापस आया है, बिल्कुल इंडिया वापस आया है। और अगर इंडिया वापस आया है तो ये तो कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं कि विजिट के लिए आया है, तो हम अपने मन से एज्यूम नहीं करेंगे। ना ही ये बताया है कि इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है, वो भी हम अपने मन से एज्यूम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिक कंडीशन 2 से पूछेंगे, ठीक है। बेसिक कंडीशन 2 के लिए आपको चाहिए होता है कि वो उस साल 60 डेज हो और पिछले 4 साल का डेटा और चाहिए होता है। अगर आपको पिछले 4 साल का डेटा मेरे से मांगना है तो मांग लेना, संकोच मत करना, हम आपको बता देंगे। कई बार आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो मांग लीजिएगा, चाहिए 4 साल का डेटा, यस और नो। कौन कौन से 4 साल का डेटा चाहिए, 24-25 का चाहिए प्रीवियस ईयर, कि उसके पीछे के 4 साल, उसके पीछे के 4 साल कौन कौन से बताओ, हम लिखते हैं यहाँ पे, बताओ प्रीवियस ईयर 23-24 का। क्या बताऊं इसमें कितने दिन इंडिया में था ये बताऊं, कि कितने दिन इंडिया से बाहर था, कितने दिन इंडिया में था, और कौन से 4 साल में, और और मतलब ये डेटा क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इसलिए आपको चाहिए ना, ये डेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कुछ कह रहे गिवन है, कौन कह रहे गिवन है, पता इनको कैसे दिख रहा है, आज का कौन सा चश्मा लेगा, जो जो 3 कह रहे हैं चश्मे 4 हैं, चश्मे वाले हैं, 5 हैं, सब चश्मे वाले हैं, ज्यादातर बच्चों की चश्मे लगे। अच्छा, बड़े पढ़ाकू बच्चे यार। ये भैया 4 साल का डेटा मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, मेरी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। पहली लाइन में लिखा है मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, पहली पहली बार ये इंडिया छोड़ के गए। कब, 9 दिसंबर 2022 को, यानी इससे पहले इंडिया में ही थे ना। अगर पहली बार इंडिया छोड़ के गए तो उससे पहले क्या थे, इंडिया में थे, यानी 20-21 में पूरे 365 दिन वो इंडिया में थे, 21-22 में भी वो 365 दिन इंडिया में थे। तो 22-23 की अगर हम बात करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर के 9 दिन भी वो इंडिया में थे। खैर इन्हीं दोनों का टोटल हो जाता है 365 से ज्यादा, हमें तो 365 ही चाहिए, तो ये क्या बन जाता, रेसिडेंट बन जाता। कौन सा, ऑर्डिनरी बन जाता। आर यू श्योर, ऑर्डिनरी चेक किया आपने, अभी तो रेसिडेंट चेक हुआ, ऑर्डिनरी कहां चेक किया, गया नहीं। तो पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए तो मिल ही जाएगा, और पिछले 7 सालों में 730 दिन वो भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको बैक टू नॉर्मल कर देते हैं, बहुत बड़ी रिस्क आपके साथ हुई थी। प्रीवियस ईयर हमने 23-24 कहां लिया, नहीं भाई, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए पिछले 4 साल लिए, 24-25 को छोड़ के पिछले 4 साल, तो 23-24 से तो शुरू करेंगे, समझ गए। प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए निकाल रहे थे तो पिछले 4 साल का डेटा चाहिए, ठीक है। बट लेकिन इसको बैक टू नॉर्मल कर देते हैं 59 डेज, और उसमें तो ये सब की कोई जरूरत ही नहीं थी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 59 डेज में वो नॉन रेसिडेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये डिलीट कर देते हैं। मिस्टर एक्स, a German tourist, comes to India for the first time on 17th May 2024. He leaves India on 15th September 2024. Determine his residential status for assessment year 25-26. सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो डे ऑफ अराइवल होता है इंडिया में आने का दिन, और जो डे ऑफ डिपार्चर होता है जाने का दिन, वो दोनों ही हम इंडिया में इंक्लूड करते हैं, दोनों ही मानते हैं कि आप इंडिया में हैं। डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डे ऑफ डिपार्चर
दोनों को इंडिया में कंसीडर करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, प्लीज सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, इसमें टाइम लगेगा, इसमें आप 5 से 10 मिनट मेरे से ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। लिख लिख के करिए, कहीं अटके या कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। जी डिम्पल गार्गी आ रहा है बेटा समझ में आप लोगों को? और भी जो ऑनलाइन है रिप्लाई करें। हाँ जी, निकाल लिया आपने, वेरी गुड। आंसर तो नहीं पढ़ा ना? ठीक है। आंसर देखा होगा आपने ना, तभी तो 122 डेज। आंसर देखना ही नहीं, अपना करना है। अपना कर लिया है, फिर भी देख लिया? नहीं देखना, जब तक हम ना बोले नहीं देखने की जरूरत है। क्या लगता है, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? कितने लोग को नॉन रेसिडेंट लग रहा है? सॉल्यूशन रेफर करना पड़ा था कि हो गया? ईमानदारी से बताना, अभी हम अनसॉल्व देंगे, फिर नहीं अटक जाना, पक्का? अच्छा, अच्छा ये बताओ, इससे बेसिक कंडीशन 1 पूछेंगे? 1 तो पूछते ही, 2 पूछनी पड़ी तो पूछोगे कि नहीं? बेसिक कंडीशन 2 पूछी भी जाएगी? नहीं पूछी जाएगी कि नहीं, पहले तो ये क्वेश्चन आता है। क्या वो 2 एक्सेप्शंस में से आता है? क्योंकि ये बंदा पूछेंगे, क्यों लगता है आपको एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? एक तो जर्मन टूरिस्ट है, इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन का नहीं है ना, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है, तो फिर एक्सेप्शन में नहीं आता, यानी बेसिक कंडीशन 1 भी पूछेंगे। 1 पूरी हो गई तो 2 नहीं पूछेंगे, और नहीं पूरी हुई तो 2 भी पूछेंगे। देखते हैं क्या लिखा है। मिस्टर एक्स एक जर्मन टूरिस्ट है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17 मई 2024। पहली बार 17 मई 2024 को वो इंडिया आए हैं। ही लिव्स इंडिया ऑन 15 सितंबर 2024। 15 सितंबर को इंडिया से चले गए। उनका रेसिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 25-26 यानी प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? 24-25 के लिए निकालना है। अच्छा, और कुछ बच्चे कह रहे सर कैलकुलेशन नहीं समझा रहा, थोड़ा बता देता हूं मैं। देखो 17 मई 2024 को इंडिया आए, 15 सितंबर 2024 को चले गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 मई 2024 को इंडिया आए हैं, और कब गए बेटा? 15, क्या डेट है? सितंबर ना, 15 सितंबर 2024। हमें ये निकालना है, इस दौरान ये इंडिया में थे, हमें ये निकालना है कि इस दौरान कितने दिन होते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं? डे ऑफ अराइवल भी इंडिया में काउंट होता है, और जिस दिन गए हैं छोड़ करके डे ऑफ डिपार्चर वो भी इंडिया में काउंट होता है। सबसे पहले मई की बात करते हैं। हम सबको पता है कि मई जो होता है वो 31 दिनों का होता है, मई का महीना, जिसमें से 17 मई यानी 16 दिन हटा दें, 17 तो इंडिया में इंक्लूड होगा, बाकी बचे हुए 17 से पहले 16 दिन आप इंडिया में थे, 31 में से 16 माइनस कर दें, 15 डेज मई के आप इंडिया में थे। जून, जून होता है 30 का। ये आपको ही पता है कि कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का है? नहीं पता हो तो आज जाकर के ही याद कर लेना, और नहीं आता तो याद ही करना पड़ेगा, और आता है तो बहुत बढ़िया। जुलाई की बात कर लेते हैं, 31। वो पता है अगस्त कितने टाइम का होता है? अच्छा, और सितंबर 30 नहीं लेंगे, 15 दिन लेंगे, 15 सितंबर चले गए ना, 15 दिन। कौन से 15 लिए? 1 से 15 वाले कि 15 के बाद वाले? 1 से 15 अब जो इंडिया में थे। अब इसका टोटल करो बेटा, 122 डेज। पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई है, 182 डेज कम से कम चाहिए, आप नहीं है, 122 डेज है। दूसरी, आप इस साल 60 डेज होने चाहिए, वो तो आप हैं, 122 है। पिछले 4 साल का डेटा गिवन है क्वेश्चन में कि नहीं दिया है? दिया है, पक्का दिया है। पिछले 4 साल आप इंडिया में थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा है कम्स टू इंडिया फॉर दी फर्स्ट टाइम, तो पिछले 4 साल का हो गया 0। बेसिक कंडीशन 1 भी पूरी नहीं हुई और बेसिक कंडीशन 2 भी पूरी नहीं हुई, इसलिए ये बन गए नॉन रेसिडेंट। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे, ये भी पढ़ेंगे अगली क्लास में ये, बट उससे पहले
सब आपको पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? हम जानबूझ के नीचे करे हुए नहीं, सॉल्यूशन ना दिखे आपको, इसलिए। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? हाँ, मैं रीड भी कर रहा हूं। मिस्टर ए, एन इंडियन सिटीजन, इसमें यहां दिखेगा, दिख रहा है पक्का? पीछे से किसी को आगे आना है, आ सकते हैं आसान हो तो। इतना ऊपर कर देते हैं, ठीक है। मिस्टर ए, एन इंडियन सिटीजन, इज लिविंग इन मुंबई सिंस 1950. He left for China on 1st July 2019. यही कोरोना लाए थे। And comes back on 7th August 2024. जिंदा वापस आ गए। Determine his residential status for the assessment year 25-26. तो आपको जिनको लिखना भी है क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं डिक्टेट भी कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो। मैं जानबूझ के नीचे किया, नहीं तो सॉल्यूशन जैसे ही दिखेगा वैसे सबका आंसर तुरंत आ जाएगा और सही आ जाएगा। मिस्टर ए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, लिख लीजिए। एन इंडियन सिटीजन इज लिविंग इन मुंबई सिंस 1950। बाकी मैं शीट आपको नेक्स्ट टर्न पे दूंगा, लेकिन अभी इसका आंसर बताओ। मिस्टर ए, एन इंडियन सिटीजन इज लिविंग इन मुंबई सिंस 1950. He left for China on 1st July 2019 and comes back on 7th August 2024. Determine his residential status for the assessment year 25-26. ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है? अब दिखा? नोट कर लो एक बार और फिर इसको सॉल्व करो। अगर आप कहोगे होमवर्क में तो हम होमवर्क में भी दे सकते हैं। नोट कर लीजिए पहले, बस छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। जैसे अच्छे से आपने इलस्ट्रेशन 1 और 2 बताया वैसे ये भी बता लेंगे आप। नोट कर लिया सभी ने? होमवर्क में देंगे तो आप सॉल्व करके आएंगे पक्का, प्रॉपर तरीके से, है ना? अच्छा, अगर नॉन रेसिडेंट बनेगा तो कोई बात ही नहीं है, और अगर रेसिडेंट बनेगा तो वही छोड़ दोगे कि OR NOR भी चेक करोगे? OR NOR भी चेक करना अगर रेसिडेंट बनता है तो। हमें नहीं पता कि क्या बनेगा, और फिर देखते हैं अगले टर्न पे आप लोग क्या निकाल के लाते हो। दिन कैलकुलेट करना भी समझ गए हो ना कैसे करने हैं? डे ऑफ अराइवल को इंडिया में काउंट करना और डे ऑफ डिपार्चर को भी काउंट करना। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।